जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति। चंबल की माटी महाकाव्य जन जन के हाथों से जन जन के हाथों में पहुंचे, ऐसी सरस जी की और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। चंबल की विशाल गोदी जहां हमारा जन्म हुआ, इस चंबल के भाल पर लगा हुआ कलंक का टीका, कुख्यात चंबल घाटी, जिसे देखकर सुनकर कि हमें असह्य वेदना होती है। मैंने अपनी जीवन में चंबल की धरा पर बहुत कुछ पाया है और हमने चंबल के भाल पर लगे कलंक को मिटाने का बीड़ा उठाया है और हम इस चंबल की घाटी को विख्यात करके ही चैन लेंगे, भले ही हमें कई जन्म धारण करने पड़े। अपनी प्यारी सी माटी, यहाँ की संस्कृति, पूरा वैभव, प्रकृति, आभा, भक्ति, चंबल का शौर्य, पराक्रम सभी को परिचित कराने की ललक ने भी हमें इस ओर आकर्षित किया है। विलुप्त हो रहा यहाँ का लोक साहित्य, चंबल का लोक साहित्य, कोई चंबल की भाषा में बात करता है तो उसे नीच समझा जाता है, अज्ञानी समझा जाता है। यहाँ का विलुप्त हो रहा लोक साहित्य, रीति रिवाज हमें आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते रहेंगे। जनमानस के अंतस पर हमें पहुंचेंगे, हम जनमानस के अंतस तक पहुंचेंगे। चंबल के क्षेत्र चंबल के अंदर भी और चंबल के बाहर भी, चंबल के बाहर तक चंबल की संस्कृति को, लोक परंपरा को, वैभव को पहुंचाएंगे, चंबल के साहित्य को पहुंचाएंगे। विश्व पटल पर चंबल माटी को बड़ी हेय, निंद और डकैतों की धरती के नाम से जाना जाता रहा। इसकी महत्ता को, चंबल की महत्ता को कभी किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। काव्य के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का यह मेरा लघु प्रयास ही है। दादा सरस जी, मुझे भी बोलने में समस्या होती, थोड़ा ये हुआ था, दांतों का सेटिंग के लिए स्केलिंग हुई। चंबल की विशाल गोदी में हमारा जीवन बीता है, एक एक कण को हमने नजदीक से देखा है। यहाँ का सुंदर परिवेश, माटी की सौंधी खुशबू, हरी भरी लहराती फसलें, इन सब ने मुझे काफी प्रभावित किया है। जितनी पवित्र सुंदर यह धरती है वैसी अन्यत्र नहीं। बरसात में नहाई हुई युवती के सदृश सुंदर, श्याम और पुण्य है ये चंबल की धरती। चंबल का पानी, चंबल का पानी, नदियों के तट, अकेली चंबल ही नहीं, चंबल में प्रवाहित होने वाली अन्य नदियां, चंबल में मिलने वाली, चंबल का अपवाह क्षेत्र बहुत विशाल है। नदियों के तट, यहाँ के जलचर, थलचर, मृदा पर रहने वाले भोले भाले बासिंदे, सबके सभी अत्यधिक खूबसूरत हैं। विंध्य की कोख से जन्मी चंबल अपनी एक एक बूंद का हिसाब देती हुई परशुराम के धनवा के समान तिर्यक रेखा बनाती है। दूध फेन सी श्वेत धवल ओढ़नी धारण किए हुए, सुनहरे आभूषणों से सुसज्जित कल्लोलिनी पहले अपने यमुना, गंगा, फिर अपने प्राणेश्वर सिंधु राज के पावन चरणों में समा जाती है चंबल की धरती। चंबल माता, चंबल नदी किसी प्रकार से सुप्रसिद्ध कवि श्री डॉक्टर अनंत राम मिश्र द्वारा
अनंतराम मिश्र अनंत द्वारा रचित नदी महाकाव्य पंचगंगा पढ़ने का अवसर डॉक्टर सरस जी को मिल गया। डॉक्टर अनंत जी ने इस पंचगंगा में चित्रण किया है कि यह सजीव है, अवर्णनीय है। चरमनवती में कवि ने कई तथ्य उल्लेखित किए हैं। स्नान मंत्र में भारत की विभिन्न नदियों के साथ चरमनवती का श्रद्धापूर्वक स्मरण, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनया, चरमनवती, वेदिका इस बात का स्वतः प्रमाण है कि यह सदा नीरा लोक माताओं में श्रेष्ठ है, वरेण्य है। महाभारत, स्कंद पुराण, भागवत, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, देवी भागवत के अतिरिक्त मेघदूतम, परवर्ती संस्कृत हिंदी साहित्य, चंबल और उसके तीर्थ स्थानों के अनेक वर्णन मिलते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इतिहास भूगोल से जुड़ी यह कल्लोलिनी बीहड़ों, गहरी घाटियों, घोर जंगल, दुर्गम्य एकांत स्थलों में बहने रहने के बावजूद बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं योजनाओं में परिणत होकर के लोक संग्रह की साधिका श्रद्धेय बन गई है। महू के निकट जनपांव पहाड़ियों से चंबल निकलती है। उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों की सीमाओं में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश होती है। ईशान कोण की ओर प्रवाहित कोटा से बूंदी की पूर्वी सीमा बनाने वाली चरमनवती भैंसरोण गढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाने के लिए प्रख्यात रही है। कोटा में चंबल की बड़ी महिमा है। वहां इसकी पार्श्वभूमि में केशवराम पाटन का प्रसिद्ध मंदिर है। पश्चिम से पूर्वाभिमुख बहती है, फलतः उस पर यह गंगा के समान पूजी जाती है। मुरैना के आगे चंबल मध्य प्रदेश की उत्तरी और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। सवाई माधोपुर से पहले मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा रेखा बनाती है। धौलपुर तक चंबल पहाड़ी भूभाग में बहती है। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा जनपदों की सीमांकन करती हुई इटावा से 48 किलोमीटर दूर मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1045 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र 1,39,068 किलोमीटर है। मुरैना भिंड के मध्य इसके प्रवाह से निर्मित घाटियों और बीहड़ अपनी गोपनीयता एवं नैसर्गिक सुषमा के लिए विख्यात है। डॉक्टर सरस जी ने उत्पत्ति, मिथक, अतीत स्मरण, यात्राव्रत और यमुना संगमन नामक 4 सर्गों में चरमनवती का वर्णन किया है। उत्पत्ति कथा को कवि ने 2 काव्य मिथकों से जोड़ा है। कपिल मुनि की साधना को भंग करने के लिए वासना का आश्रय लेने वाली मेनका ही शापग्रस्त होकर के अहिलोक में नदी के रूप में जाने को विवश हो जाती है। यह चंबल, यह चरमनवती शापग्रस्त मेनका है। कपिल मुनि की साधना भंग करने के लिए आई थी मेनका, वही मेनका चंबल नदी बनी। कपिल मुनि के शापग्रस्त होने के कारण, कपिल मुनि के द्वारा शापग्रस्त होने के कारण यह भी कहा, यदि तुझे कोई बांध बनाकर रोक ले तो तू जन कल्याण के लिए प्रयुक्त हो सकती है। चंबल पर बने 4 बांध, गांधी सागर बांध, कोटा सिंचाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई, मछली उद्योग, बाढ़ नियंत्रण, कटाव नियंत्रण, नौकायन एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए वरदान बने हैं। दूसरी कथा राजा रणथीदेव की भी है। मैंने दोनों कथाओं को आधार मानकर के चंबल की उत्पत्ति अवतरण का सर्ग से उल्लेखित की है। दूसरे अतीत स्मरण खंड को भूले बिसरे चित्रों की श्रृंखला है। गुप्त, मौर्य, राजपूत, मुगल एवं अंग्रेज शासकों के
चंबल की घाटी से जुड़े प्रकरणों की श्रृंखला कवि ने अशोक, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, नरवर्मा, भोज, मुंज, बबलाल मलिक, काफूर सलीम, अबुल फजल, औरंगजेब, चंपत राय, केशवदास, छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाजी, नाना साहब, स्वाधीनता संग्राम से जुड़े बलिदानियों को बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। चंबल के भरकों में आश्रय लेने वाले डाकुओं के स्मरण करके संत विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण के चरणों में किए गए उनके आत्मसमर्पण को राष्ट्रीय चेतना का संस्पर्श देकर कवि ने जैसे नदी को शाप मुक्त कर दिया है। डॉक्टर किशोर काबरा ने पंचगंगा में चंबल की घाटी में कविता की खेती नामक शीर्षक में लिखा है, चंबल का यौवन काल मालवा के पठार पर बीतता है। मालवा जो पहले अवंती कहलाता था, अवंती जनपद मालवा को कहते थे, फिर दशपुर जनपद में समाहित हो गया। अमरकोश में लिखा है, दशपुर के वनों में नागर मोथा का आधिक्य था। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को दशारण्य कहा गया है। जैन आगमों में दशपुर की उत्पत्ति का रोचक वर्णन है। जनश्रुतियों के आधार पर राजा दशरथ के नाम पर बसा हुआ सांस्कृतिक जनपद है दशपुर। महाभारत में रंथदेव को दशपुराधिप कहा गया है। दशपुर ही बिगड़कर दसौर फिर मंदसौर बना। दशपुर ही बिगड़कर दसौर फिर मंदसौर बना। कुछ विद्वान इसे मंदसौर का अपभ्रंश मानते हैं। सर्वविदित है, मंदसौर नगर भारतवर्ष के मध्य में हृदय स्थल जैसा है, कर्क रेखा पर स्थित है। दक्षिणायन सूर्य का मंद प्रकाश इस पर मंदसौर पर पड़ता है। मंदसौर सूर्य मंदिर के कारण यह नाम रखा गया है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। दशपुर मंदसौर जिसे विंस ने मालवा का सम्मानार्थी मानकर मोलोपो कहा है, चंबल नदी का विस्तार क्षेत्र है। चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के कारण ही इस क्षेत्र की भूमि अत्यंत उर्वरा है। डग डग रोटी, पग पग नीर, मालव धरती गहन गंभीर, लोकोक्ति इसी सत्य को प्रकट करती है। वामनी, बनास, काली, सिंधु, पार्वती, परवान, कुराई के साथ ही शिप्रा, शिवना जैसी सदा नीरा नदियां चंबल में मिलती हैं, जो आगे चलकर एक सांस्कृतिक वृत्त पूरा करती हैं। कालिदास के मेघदूत में काली, सिंधु, रंथदेव की कीर्ति, चरमनवटी का वर्णन पूर्व मेघ में श्लोक संख्या 1947 में अंकित है। काली सिंधु को सदस्नाता की वेड़ी के समान पतली बताया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से भी चंबल घाटी कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर चुकी है। उत्खनन से यहाँ असंख्य प्रागैतिहासिक वस्तुएं मिली हैं चंबल में, जिनसे मानव के विकास क्रम में अरावली, विंध्य की श्रृंखलाएं, चंबल, बनास, काली सिंधु, क्वारी आदि नदियों की घाटियां बहुत कुछ कहती हैं। भारत सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधाता डॉक्टर AP खत्री ने इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। बांध बन जाने से कई अवशेष डूब गए हैं, पर जो शेष हैं उन्हें मंदसौर, कोटा, भानपुरा, मोडी, सीताखड़ी, सुजानपुरा, हिंगलाजगढ़, चीवर नाला, एसाह, पड़ावली, मितावली, पहाड़गढ़, आसन नदी के किनारे कुतवार, लिकी छंज आदि स्थानों पर देखा जा सकता है। इसी माटी पर जैनियों की 81 फीट की
वर्गाकार 24 मिलती है, जो कूनो नदी से कुछ दूर स्थित है। जैनियों की 81 फीट की वर्गाकार 24 है, जो कूनो नदी से कुछ दूर स्थित है। इसके बीचों बीच दूब कुंड है, जिसे डोब कहा जाता है। यहीं गोपी चंद भर्तहरि का आश्रम, मालवांचल में सुखदेव का सुखानंद गांव जावद में, कपिल मुनि का जोरा के पास कपरसेन मेना बसई में, कुंती की जन्मभूमि कुंतलपुर कुतवार में, अमर विभूति सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्थान लहार के समीप सनकुआ गांव में, जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमदारा भिंड में, बालक ध्रुव का स्थान श्योपुर में, सहस्त्रबाहु की राजधानी मऊ के पास में रतवा में, विभंडी ऋषि की तपस्थली भिंड में, गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर में। वो जैनी को काकभूषुंडी की जन्मभूमि बताते। चंबल माटी में हाल ही में पहाड़गढ़ के पास लिकी छांच के नाम से खोजे गए गुफागुच्छ की 86 गुफाओं और शैलाश्रयों ने इस क्षेत्र की संस्कृति को मध्याश्मीय और ताम्राश्मी काल सिद्ध किया है। पुरापाषाण काल की भीमबेटका के समकालीन की ये चित्रकारी आदि मानवों के द्वारा की गई, पुरापाषाण काल के शिकारी मानवों के द्वारा की गई। भारतवर्ष की हथेली पर हृदय रेखा के समान चंबल को डॉक्टर सरस जी ने अपनी मां के तुल्य माना। यह लोक माता है, पूज्या है, पुण्या है, संस्कृति की बुनियाद, नैसर्गिक छटाओं, भौगोलिक सुंदरता को जन्म देने वाली है। चरमनवती को डॉक्टर सरस ने अपनी आराध्या माना है। यहाँ की कड़कड़ में समाई सौंधी गंध ने इस भूभाग को ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित किया। यहाँ के हरे भरे लंबे कछार, चंबल के हरे भरे लंबे कछार देखते ही बनते हैं। कोसों लंबी विकट पाताल सी गहरी घाटियां, ऊंची ऊंची घटाएं, रास्ते जिन्हें साधारण आदमी पार नहीं कर सकते, बड़ी मोहक और खूबसूरत हैं। बार बार इस धरती पर विचरण करने के लिए मेरा मन ललकता है। भारत की लोक माताओं में से एक चरमनवती अपनी आंखों में बंद करने की ललक मुझे हमेशा रही है। डॉक्टर सरस जी ऐसा कहते हैं, क्योंकि यह कहीं कहीं प्रिय समागम के सुख लोभ से गुलाचम भरती हुई आकाश में उड़ रही हैं, तो कहीं प्रतनु सलिल की एक बेड़ी बांधे कृशगात में अपनी विरहावस्था व्यक्त करती हैं, कहीं कीर करीलों की गंध से लोगों में गुदगुदी भरती हैं, तो कहीं इसकी तरंगें भ्रू विलासों की कल्पना करती हैं। वास्तव में चंबल की माटी लाजवाब है, अप्रतिम है। मध्य भाग के विशाल भाल को धोने वाली चंबल जितनी स्वच्छ व निर्मल है, वैसी शायद विश्व की अन्य नदियां नहीं हैं। इसलिए इस कल्लोल कल्लोलिनी की गोद में असंख्य जलजीव स्वतंत्र विचरण करते हैं, जो कभी जल की सतह के ऊपर तैरते हुए तो कभी किनारों पर अटकेलियां धूप सेंकते दिख जाते हैं। यहाँ का वातावरण इनके लिए सदा से सहायक सिद्ध हुआ है। वैसे तो इस अमृत सलिला में कई प्रकार के जल जंतु पाए जाते हैं, जलीय जीव पाए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से इसमें घड़ियाल, मगर, मछली, सूंस, डॉल्फिन और बेशकीमती कछुए पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 24 दिसंबर 1982 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए की। तभी से 435 किलोमीटर लंबा भूभाग जो
श्योपुर से भिंड तक फैला हुआ है। चंबल अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जहां सबसे अधिक जलजीवों में घड़ियाल पाए जाते हैं। इन घड़ियालों का वैज्ञानिक नाम गेवेलियस मेजेटियस है। अनुकूल वातावरण, स्वच्छ व गहरा जल, रेत से बने टापुओं में घड़ियाल मादाएं यहाँ मार्च अप्रैल में 18 से 52 अंडे तक देती हैं, जिनसे जून में बच्चे निकलते हैं। चंबल नदी में घड़ियालों के प्रजनन विकास के लिए सभी सुविधाएं पूर्व से विद्यमान हैं। वैसे तो विश्व में सबसे अधिक घड़ियालों की संख्या अमेजन नदी में मिलती है, जहां जिनका प्रादुर्भाव बहुत पहले हो चुका था, परंतु भारतवर्ष में यह प्रजाति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, इंद्रू, चंबल, केन, सोन आदि नदियों में कहीं कहीं पाई जाती है। इन सरिताओं में भी सबसे अधिक घड़ियाल थोड़े ही दिनों में घड़ियालों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। मुरैना के पास देवरी घड़ियाल केंद्र में घड़ियाली शावक पाले जाते हैं, जो बड़े होकर के चंबल में छोड़ दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा कराए गए सन 1996 के सर्वे के अनुसार इनकी संख्या 500 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 1000 से ऊपर है। इन घड़ियालों के अतिरिक्त मगरों की संख्या भी चंबल नदी में अधिक मात्रा में है। सबसे महत्वपूर्ण कछुआ प्रजाति में जो 20 नख वाला कछुआ होता है, बड़ा मूल्यवान होता है, और ये भी चंबल नदी में मिलता है। बहुत सारे प्रकार के जीव जंतुओं से भरी हुई है चंबल नदी है। उद्गम स्थल पहले ही बताया था। जाना पांव पहाड़ी इंदौर की महू के पास में है, वहां से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। नदी चंबल नदी पर खतरा है, जैसे अन्य नदियों पर खतरा है अस्तित्व का, उसी भांति चंबल नदी पर भी अस्तित्व का खतरा है। नदी देवता है, श्रद्धा है, धरती के तल की शिराएं कोशिकाएं हैं, जन जन की पूज्या आराध्या है। ये नदियां ही पूजा परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। विश्व सभ्यता का शुभारंभ इन्हीं नदियों के तट से हुआ है। कवियों ने नदियों का सहारा लिया है। नदी लोक माता है, संस्कृति का आधार है नदी, संस्कृति को आकार प्रदान करती है नदी। नदियों का अस्तित्व खतरे में होने से मानव का अस्तित्व नहीं रहता है। आज चंबल नदी पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। इसकी अस्मिता पर आँच न आ जाए, हम सबका ये परम दायित्व है। इस ओर डॉक्टर राम प्रसाद गुप्ता जी का एक लेख है, क्या चंबल विलुप्त हो जाएगी? 25 जून 2006 आचरण समाचार पत्र में प्रकाशित यह लेख हुआ था, जिसने जन जन को बहुत प्रभावित किया। क्या चंबल भी लुप्त हो जाएगी? 50 के दशक में मालवा की जीवन रेखा कही जाने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से 3 बांध बनाए गए चंबल नदी पर। उनमें सबसे प्रमुख बांध गांधी सागर बांध था।
आज मालवा व चंबल जिस प्रक्रिया से गुजरने को बाध्य हैं, ठीक उसी प्रकार से हजारों वर्ष पूर्व सरस्वती नदी भी गुजरी थी। भूकंप के कारण सरस्वती नदी में मिलने वाली सहायक नदियां घग्गर आदि का रास्ता बदल गया, परंतु सरस्वती के पानी का दोहन तो यथावत रहा। परिणाम स्वरूप सरस्वती नदी मात्र एक ऐतिहासिक वस्तु बनकर रह गई। चंबल विभिन्न कारणों से ठीक उसी प्रकार से गुजर रही है। दूसरे चंबल नदी में छोड़े जा रहे गंदगी मैल ने भी इसे की स्वच्छता पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नवदुर्गा, गणेश चतुर्थी, मूर्ति विसर्जन, धोबियों द्वारा धोए गए कपड़े इसकी धवलता पर खतरा है। अगर हमने इस समय उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो चंबल नदी भी सरस्वती नदी की भांति विलुप्त हो जाएगी। चंबल नदी का भूभाग 22 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक, 75 डिग्री 45 अंश पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 15 अंश पूर्वी देशांतर तक फैला है। भूभाग बड़ा विलक्षण है। दक्कन के पठार का ही एक भाग है मध्य प्रदेश। चंबल भाग ही मध्य प्रदेश के दक्कन का पठार का एक भाग है। इस भूभाग की चट्टानें आद्य महाकल्प की पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें से कुछ तरल लावा के ठंडे होने से बनी है तो कुछ निक्षेपण के द्वारा बनी प्राचीनतम जलज चट्टानें हैं। इन दोनों ही समूहों का प्रादेशिक और तापीय कायांतरण इतना अधिक हुआ है कि अब उनका विभेदन लगभग असंभव है। चंबल नदी के तिहरे पठार मुकुंदवारा श्रेणी को काटते हैं। चंबल नदी के उत्तर में पश्चिम में उनके समानांतर बूंदी की पहाड़ियां, रणथंभौर का पठार, करौली की ढंग आती है, जो अपेक्षातया सक्रिय पहाड़ी व पठारी भाग हैं। मानव सृष्टि का प्रारंभ अवंती चंबल माटी से हुआ है, अतः यहाँ के भगवान शिव को मानव लोकेश भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति सभ्यता भी काफी पुरानी है। शुभारंभ इन्हीं नदियों के तटों पर हुआ था। इस माटी ने, चंबल की माटी ने एक ओर जहाँ कई सांस्कृतिक अवदान दिए हैं तो दूसरी ओर साहित्यिक उत्थान भी। कला संगीत के प्रतिमानों और ददीप्यमान भावनों से इस माटी ने पृथक ही पहचान बनाई। दशपुर, इसका आधुनिक नाम दसार अथवा मंदसौर, सिवदा के उत्तर दक्षिण तट पर था। मध्य भारत के पश्चिमी मालव मंडल में प्राचीन काल से यह बहुत वैभव संपन्न नगर था, क्योंकि मंदसौर का वर्णन महाभारत, नासिक शिलालेख, गुप्त वंश के शिलालेखों में आता है। इससे स्पष्ट होता है कि मंदसौर पर मानव जीवन का आविर्भाव काफी पहले हो चुका था। चंबल की उत्पत्ति भी विविध पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। चंबल की उत्पत्ति में दशपुर, मंदसौर के राजा रंथदेव को इस कथा से जोड़ा जाता है, जो संस्कृति के सबसे छोटे पुत्र थे। इनकी ख्याति धर्मात्मा पर दुख कातर और प्रजावत्सल राजा के रूप में रही थी। वे अतिथि देवो भव के वैदिक आदर्श के मूर्तिमान स्वरूप तो थे, उनकी रानी और पुत्री भी महान संस्कारों के धनी थे। राजा रंथदेव राज्य का काम काज देखते हुए हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते। इनकी यश कीर्ति की गंध विचारों और फैली हुई थी। राजा रंथदेव का वैभव इंद्रदेव को रास नहीं आया। उसके कुटिल मन में यह भावना जागृत हुई कि कहीं रंथदेव तपस्या के द्वारा हमारा राजपाट न छीन ले। उसने अनावृष्टि, भीषण अकाल, राजा को काफी दुख पहुंचाया। भीषण अकाल के द्वारा, अनावृष्टि के द्वारा पशु पक्षी के पानी के बिना मरने लगे।
लोग अपने अपने घर छोड़ करके अन्यत्र बसने, हरे भरे पेड़ जल के बिना सूखने लगे। अन्न के दाने दाने के लिए चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राजा रंतिदेव ने अनाज के भंडार खोल दिए। धीरे धीरे राजकोष रीतने लगा। स्थितियों से दुखी राजा ने अपनी रानी और राजकुमार को लेकर महल त्याग दिया, वन में चले गए। 40 दिन तक उन्हें निराहार रहना पड़ा। शरीर छीड़ हो गया राजा रंतिदेव का। 40वें कहीं कहीं 48 दिन भी इसका उल्लेख किया है कि 48 दिन में राजा की तपस्या सफल हुई। 40 दिन एक व्यक्ति भोजन का थल लिए वहां अचानक प्रकट हुआ। उसने तीनों को भोजन परोसा, ताजा जल और आगे यात्रा की कह करके चला गया। खाने से पहले अतिथियों को भोजन कराने वाले राजा के हृदय में ऊक सी उठी कि किसी को आज भोजन कराए बिना मैं खाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने थल की ओर हाथ आगे बढ़ा, एक ब्राह्मण वहां आया। राजा रंतिदेव ने संतुष्ट भाव से अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया। ब्राह्मण को अतृप्त देख करके रानी ने भी अपना भाग उसे परोस दिया। जब वह अतिथि चला गया तो शेष बचे भोजन के 3 हिस्से करके वे खाने ही वाले थे कि एक अंत्यज आया। भोजन के 2 हिस्से उसने खा लिए। तीसरे हिस्से को जैसे ही तीनों ने भूख मिटाने के लिए सामने रखा, एक चांडाल कई कुत्तों के साथ वहां आया और भोजन मांगने लगा। राजा ने अंतिम ग्रास तक सब कुछ उस चांडाल और कुत्तों को भी खिला दिया। न भोजन बचा न जल, किंतु राजा रंतिदेव संतुष्ट थे कि उनके अतिथि सेवा के धर्म की ईश्वर ने आपत्ति काल में भी रक्षा की। तभी एक चमत्कार हुआ। तीव्र प्रकाश के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश वहां प्रकट हुए। दिशाओं में उनकी दिव्य वाणी गूंजी, राजा रंतिदेव, हमने वेश बदल कर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारा अतिथि यज्ञ सफल हुआ, वर मांगो। राजा रंतिदेव ने विनम्र भाव से जो मांगा वह मानवता का सर्वोच्च आदर्श था। न त्वहं कामये राज्यं न योगं न पुनर्भवं, कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। अर्थात न मैं राज्य चाहता हूं, न योग, न मोक्ष। मैं तो दुख में तपते झुलसते प्राणियों के कष्ट की समाप्ति चाहता हूं। अचानक बादल उठे, वर्षा हुई, अकाल में झुलसती धरती लहलहा उठी। उसी क्षण एक दिव्य धारा जमीन से फूट करके बाहर आई और मरे अधमरे पशुओं के चर्म को पवित्र करती हुई उनकी प्यास बुझाती हुई चर्मनवती नदी के नाम से प्रख्यात हुई। यह कथा महाभारत के वन पर्व भागवत पुराण में आती है। चर्मनवती कौन थी? यह कथा भी बड़ी विलक्षण पुराण मिथकों से जुड़ी हुई है। एक बार कपिल मुनि की योग साधना भंग करने के लिए इंद्रदेव ने धरती पर मेनका अप्सरा को पहुंचाया। मेनका ने यहाँ आकर कपिल मुनि का तप खंडित करना चाहा, परंतु वह अपने काम में सफल न हुई। इधर मुनिवर भी अपने तप बल द्वारा उस मेनका के विषय में सब कुछ जान गए तथा क्रोध में तभी लाल पीले हुए बोले, हे मेनके, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी रसातल में नदी बनकर चली जा, और जब कोई नृप लोक हितार्थ तप करे तब तेरा धरती पर आकर उद्धार होगा। पृथ्वी पर तेरी एक एक बूंद लोगों के काम आए। यह सुनते ही मेनका अधोलोक में चली गई और वहां जाकर प्रतीक्षा करने लगी कि कब कोई नृप लोक हितार्थ तप करता है। यह वही मेनका रूपी नदी पाताल लोक में पृथ्वी पर आने को तड़प रही थी और उसने राजा रंतिदेव द्वारा किए जा रहे तप को पृथ्वी पर देखकर दिव्य धवल धारा के रूप में नदी बनकर वह यकायक धरती पर बहने लगी। सर्वप्रथम तो उसने मृत पड़े पशु पक्षियों के चर्म को अपने जल से तिलांजलि दी, फिर स्वयं कई बांधों में बंधकर वही चंबल आज जन जन के काम में पृथ्वी पर आ रही है। जन जन के काम आ रही है पृथ्वी पर। इस विस्तृत भूभाग से और भी कई पौराणिक आख्यान जुड़े हुए हैं जो यत्र तत्र कृति में उल्लिखित हैं इस चंबल की माटी महाकाव्य में। ऐतिहासिक स्वरूप भी चंबल की माटी का है, चंबल नदी का है। चंबल नदी
मालवा के पठार से निकलती है। मालवांचल को पहले अवंती जनपद के नाम से जाना जाता था। 16 जनपदों में से प्रमुख 4 में अवंती जनपद भी एक था। मत्स्य पुराण के अनुसार है वंश के सम्राट कार्तवीर्यार्जुन के कुल में अवंती नाक के राजकुमार के नाम पर प्रदेश का नाम अवंती हुआ। इसी अवंती जनपद का बाद में मालवा नाम हुआ। यह राज्य बहुत संगठित और उन्नत था। पहले मालवा की राजधानी चंबल और बनास नदियों के क्षेत्र में काकोट नगर थी। वर्तमान टांक से 25 मील, दक्षिण पूर्व बूंदी से 40 मील उत्तर पूर्व पर बसी हुई उन्नत नगरी थी टांक। मालवगढ़, काली, सिंधु, बनास, चंबल के क्षेत्र में दसपुर, श्योपुर तक फैले हुए थे मालव निवासी, मालवांचल के निवासी। चंबल माटी प्राचीन काल से ही साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध रही है। चंबल का उत्खनन शैलाश्रयों एवं पाषाण उपकरणों से यह प्रमाणित होता है कि पाषाणकालीन सभ्यता विकसित थी चंबल के आसपास। मुरैना जिले में पहाड़गढ़ से 15 किलोमीटर पूर्व की ओर आसर नदी पर शैलाश्रय मिलते हैं और इन लिखी छांच के शैलाश्रयों में नीलगाय, सांभर, चीता, अश्वरोही, धनुर्धारी आखेटक के शिकारियों के चित्र हैं जैसे भीमबेटका में बने हुए हैं। ऐसे ही चित्र लिखी छांच की पहाड़ियों में है। लिखी छांच जहाँ पे 80-90 के लगभग शायद चित्र हैं, गुफाएं हैं, 80-90 के लगभग शायद, मैंने देखा नहीं है, किसी दिन प्रयास करूंगा, जाऊंगा। जो ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व के हैं। इस क्षेत्र का उल्लेख कई पुराणों में भी मिलता है। नूराबाद के निकट आसन नदी के तट पर महाभारत कालीन राजा कुंती भोज की राजधानी कमंती भोजपुर थी, जिसे आज कुतवार कहते हैं। कुंती ने यहीं पर सूर्यदेव का आह्वान कर कर्ण को जन्म देकर आसन नदी में प्रवाहित किया था। इस धरती पर 324 ईस्वी पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन रहा। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे। शुंग वंश ने 73 ईसा पूर्व तक इस भूभाग पर शासन किया। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र इस वंश के प्रमुख शासक। देवभूति अंतिम शुंग शासक के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाग भारत की प्राचीन जाति है। पुराणों में उल्लेख है कि शुंगों के बाद यहाँ पर नागों का शासन रहा। ईसा की दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी के मध्य इस क्षेत्र पर नागवंशी राजाओं का विशाल साम्राज्य था। कांतिपुरी, कुतवार, पद्मावती, पवाया, बेसनगर, विदिशा नागों की राजधानियां थीं। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने इनकी सत्ता 140 ईस्वी से 170 ईस्वी के मध्य बताई है। नाग राजाओं की मुद्राएं कुतवार, नरवर, अकोड़ा, गोहद में मिलती हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, नाग राजाओं ने मथुरा, कांतिपुरी, पद्मावती पर शासन किया था। चौथी शताब्दी में मालवगढ़ों ने समुद्रगुप्त की सार्वभौम सत्ता स्वीकार कर ली और 5वीं शताब्दी में चीनी पर्यटक फायान ने चंबल क्षेत्र व मालवा की यात्रा की थी। 5वीं सदी में चीनी यात्री फायान ने चंबल और मालवा की यात्रा की थी। यहाँ की जलवायु, सुशासन की प्रशंसा की थी। हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तब इस क्षेत्र पर उनका आधिपत्य हो गया। 528 ईस्वी में दसपुर के राजा यशोवर्मन ने हुणों को परास्त किया और उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। यशोवर्मन ने कन्नौज के पुष्पभूति वंश के हर्षवर्धन के आधिपत्य के बाद राजपूतों का आधिपत्य रहा। हर्षवर्धन ने इस भूभाग पर 606 ईस्वी से 646 ईस्वी तक शासन किया। इसी समय यशोवर्मन ने
ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमणों से बचने के लिए कन्नौज से पलायन कर अपनी राजधानी ग्वालियर को बनाया था यशोवर्मन ने। ग्वालियर पर उसने सन 750 ईस्वी तक शासन किया। यशोवर्मन ने उसके दरबार में वाकपति और भवभूति राजकवि थे। भवभूति ने मालती माधव नाटक में पद्मावती पवैया का विस्तृत वर्णन किया है। यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आम और आम के पश्चात धुंधक तथा भोज राजा बने। इसके बाद प्रतिहार वंशों ने 726 ईस्वी से 944 ईस्वी तक राज्य किया। प्रतिहार नरेशों के बाद 8वीं शताब्दी में परमारों का राज्य, 9वीं सदी में नरेश कृष्णराज ने मालवा को जीत करके धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया। इसी वंश में मुंज और भोज राजा हुए। 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक धंगदेव ने अपने राज्य का विस्तार पूर्व में वाराणसी से पश्चिम में ग्वालियर तक, उत्तर में यमुना से दक्षिण में चेद एवं मालवा क्षेत्र तक विस्तृत क्षेत्र में शासन किया। धंग एक अच्छा शासक हुआ। दसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नरवर, कुंतलपुर, सिहोनिया में कुशवाहा वंश के राजाओं का शासन था। इन्हें कच्छप घात भी कहते हैं। 1015 ईस्वी से 1035 ईस्वी तक कीर्तिराज का सिहोनिया पर राज्य रहा। महमूद गजनवी को हराया था कीर्तिराज ने। सिहोनिया का ककरमठ भी बनवाया था कीर्तिराज ने। कीर्तिराज के पश्चात मालदेव देवपाल ग्वालियर के राजा बने। सूरजपाल सोहनिया के राजा, देवपाल के बाद पद्मपाल महिपाल को ग्वालियर का राजा बनाया गया। महिपाल की मृत्यु के बाद सन 1105 ईस्वी में उसके पुत्र रतनपाल ने यहाँ पर राज्य किया।
स्थानीय राजाओं के रूप में कच्छपघात तथा परमार वंशी राजागण 13वीं शताब्दी के आरंभ तक राज्य करते रहे। तोमर राजाओं ने उनका उच्छेद कर दिया। भोजकालीन मालवा धर्म संस्कृति साहित्य का संगम स्थल रहा है। परमार वंशी राजा भोज की युद्ध भूमि में मृत्यु के पश्चात इस वंश के राजाओं का महत्व स्थानीय रह गया। 13वीं शताब्दी तक राज्य करते रहे। फिर मुसलमानों का प्रवेश। सुल्तान इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण कर परमार सामंत मलिक देव कछवाहे को पराजित किया। गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में उज्जैन पर आक्रमण किया। इसी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1305 ईस्वी में धार मांडू को जीत लिया। 1258 से 1394 ईस्वी तक परवर्ती मुसलमान शासकों ने यहाँ शासन किया। समय अवधि में गुलाम वंश के नासरुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकोबाद, शमसुद्दीन कैमुर्स सुल्तान बने। सन 1258 से 1394 तक ग्वालियर पर मुसलमानों का ही राज्य रहा। इस समयावधि में ग्वालियर क्षेत्र के प्रतिहार कुशवाहा तोमर राज्य करने का प्रयास करते रहे, परंतु सफलता नहीं मिली। उधर मालवांचल पर दिलावर खां का उत्तराधिकारी हुसम शाह गौरी सन 1405 से 1435 ईस्वी तक मालवा का शासक रहा। हुसंग शाह मालवा का शासक 1405 से 1435 ईस्वी तक। हुसंग शाह गौरी एक और ऐसा है कि तोमर राजाओं में कमल सिंह, देव ब्रह्म, वीर सिंह देव मुख्य थे। ग्वालियर के तोमर राजाओं में वीर सिंह देव, उद्धरण देव, वीरमण देव, गणपति देव, डुंगरेंद्र सिंह, कीर्ति सिंह, कल्याणमल, मान सिंह, विक्रमादित्य व राम सिंह थे। 1523 ईस्वी तक यहाँ राज्य किया। सबसे पराक्रमी व संस्कृति साहित्य साधना में सबसे आगे मानसिंह राजा हुए। राजा मानसिंह 15वीं सदी। चंबल क्षेत्र का केंद्र गोपाचल पर्वत था। 1534 ईस्वी में मुगल बादशाह हुमायूं ने बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। धार मांडू पर अधिकार कर लिया। महू, इंदौर, ग्वालियर कई स्थानों पर अंग्रेजों ने छावनियां डाल दी। 1857 में सैनिक विद्रोह में नीमच, ग्वालियर, मऊ छावनियों के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में स्वशासन की पुनर्स्थापना के लिए देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हुए। चंबल का भूभाग इन देशव्यापी आंदोलनों की लपटों में झुलसने को तैयार हो गया। ग्वालियर की सिंधिया ने इस आंदोलन में कोई रुचि नहीं दिखाई। स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ते दबाव में भारत को, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बढ़ते दबाव में भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग भी मध्य प्रदेश का भाग बना। चंबल की माटी महाकाव्य का काव्य शिल्प, छंद शिल्प हम देखते हैं। माँ अम्बे के नाम पर बसी अम्बा नगरी, अम्बरीश नगरी में यह चंबल की माटी महाकाव्य लिखने का अवसर दादा सरस जी को प्राप्त हुआ। 11 सर्गों के माध्यम से 1567 छंद निरूपित किए गए हैं।
सर्ग के शुभारंभ व सर्गांत में दो दोहे संयोजित हैं। पूरा काव्य हर गीत का दोहा छंदों में वर्णित 5 हर गीतिकाओं के पश्चात एक दोहा जोड़ा गया है, जिसे सरस जी ने लय और प्रवाह की दृष्टि से उचित तथा चरमनवती नदी की प्रवाह प्रकृति के अनुरूप समझा है। काव्य में भक्ति साधना को, भक्ति भावना को सर्वोपरि स्थान देने का प्रयास चरमनवती को अपनी माता के तुल्य माना है। सरस जी ने जैसे जैसे हम इसके निकट पहुंचते हैं वैसे वैसे इसकी ममता में वृद्धि और इसके पानी की मिठास बढ़ती है। साहित्यिक शब्दों का पूर्ण ज्ञान सरस जी को है। चंबल माटी पर बोले जाने वाले प्रचलित शब्दों को उन्होंने बहुत बल दिया है, जोर दिया है। प्रचलित उदाहरण लोकोक्तियों का बहुत प्रयोग उन्होंने सरस जी ने किया है। महाकाव्य की रचना 2002 से 2006 ईस्वी तक की समयावधि में संपन्न हुई। 4 वर्ष लगे इसे लिखने में। कई नदी, घाट, ऐतिहासिक स्थल और विभिन्न शिलालेख दादा सरस जी ने नजदीक से देखे। उनका काफी निजी व्यय हुआ, धन खर्च हुआ और मूल्यवान समय नष्ट हुआ सरस जी का। कई विद्वान मनीषियों से विचार विमर्श, संबंधित साहित्य का अध्ययन, जानकारी और गाड़ी कमाई से दादा सरस जी ने इसे प्रकाशित किया है। चंबल की माटी महाकाव्य में चंबल की उन भावना को उद्धृत किया है जिस माटी में सरस जी जन्मे, पले, खेले, बड़े और चंबल माँ के सानिध्य में रह करके जिन परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक अनुभूतियों को देखा, समझा, सहेजा है, उसका यथाशक्ति चित्रण वर्णन करने का प्रयास किया है। इस वर्णन को नगरीय निवासी भले ही अतिशयोक्ति का नाम दें, किंतु चंबल के मूल कछारों में निवास करने वाले नर नारियों का जो स्वरूप और चलन देखा है उसको छंदबद्ध कर दादा सरस जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ग्रंथों की रचना होती है पहले और इसके बाद लक्षण ग्रंथ लिखे जाते हैं, समीक्षा शास्त्र जन्म लेते हैं। और एक लक्षण ग्रंथ, एक समीक्षा मैंने भी दादा सरस जी को पूरे जीवन काव्य पर लिख दी है। गुरु चरणों को धारूर बंदो बारंबार, चंबल माटी लिख रहा दीजिए विमल विचार। जगन नियंता भगवान श्री राम, मंगल मूर्ति गणेश, गौरी शंकर, सभी देवी देवताओं की स्तुतियां दादा सरस जी ने की हैं। यहाँ के संत महात्माओं को प्रकाश में लाने का कार्य किया है। विहित लेखनी द्वारा जिनने माटी के गुण गाए, भव्य विशद मंचों पर जाकर जरा न मन सकुचाए, ऐसे संत अनंत भक्त शिष्य का वंदन करता हूँ। जो माटी हित रहे समर्पित, सो नाम धन्य दादा सरस जी। चंबल की माटी के शहीद वीर सपूतों को पुण्य स्मरण करते हैं। सो नाम धन्य रणबांकुरों को स्मरण जिनने चीन पाक युद्ध में अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। दादा सरस जी अपने वरिष्ठ और समकालीनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी युग में
किसी दूसरे की महनीयता को स्वीकृति देना सरस जैसे उदार मनों के वश की ही बात है। स्थानीय मंचीय कवियों के प्रति उनमें भक्ति भाव है। मैं तो अपड़ गंवार गांव का कृषक रंक घर खेला, शंकुकंट कंकड़ में पलकर सब कुछ मैंने झेला। दूसरे सर्ग में, पहले सर्ग में तो दोहा और हर गीत का छंदों का बहुत सरल और सटीक छंदो विधान उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरे सर्ग में अवतरण है उनका चंबल नदी का अवतरण। कवि पुण्य तोया चरमनवती के इस धरा धाम पर अवतरित होने का परिदृश्य प्रस्तुत करता है। कवि चंबल अवतरण की कथा भरतवंशी महादानी भूपति रंतिदेव के गुणों से प्रारंभ करता है। उनके राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य, शांति, समृद्धि, जन कल्याणी भावना का सुरम्य चित्र प्रस्तुत करता है। नव परिधान धार सज छित सह उमगति को सनिखेती, और रंतिदेव के तंत्र में दिनी मांगो वह फल देती। बिन ऋतु के गुल होए प्रफुल्लित फल वे मौसम आते, जब मन होता घन जल लाते जन संताप न पाते। भक्ति भाव से चरमनवती की अगाध जल राशि का चित्रण करते हुए विशद भौगोलिक अध्ययन पर्यावलोकन से प्रकृति का संश्लिष्ट चित्रण करने में सफल होता है। चंबल जानपाव पहाड़ी से निकलकर मालवा पठार को अभिसिंचित करती हुई राजस्थान होती हुई पुनः मध्य प्रदेश की सीमा में लौटती है। इस क्रम में मुरैना का उल्लेख इस प्रकार है। मात जैमने हाथ मुरैना जह मुर दैत्य पछाड़ा, निकट ककन मठ सदी 11वीं पड़ता वही पहाड़ा। बड़ी बड़ी घड़ियाल पुलिन पर कलाबाजियां करते, विविध भांति के मगर गोद में हो लसित बिहसते। चंबल की माटी महाकाव्य चंबल विश्वकोश के रूप में सबके सामने आता है। चंबल एनसाइक्लोपीडिया है चंबल की माटी महाकाव्य। डॉक्टर सरस जी के रूप में कोई एक और जाम्बवंत चंबल के रणबांकुरों को उनके शौर्य की याद दिला रहा है। उस अक्षय कोश के रिक्त को जगत को सौंप रहा है, जिसका परिज्ञान पाकर सदा सदा के लिए मालामाल हुआ जा सकता है। तीसरे सर्ग में प्रकृति चित्रण का विधान डॉक्टर सरस जी ने दिया है। आचार्यों ने महाकाव्य का एक लक्षण उसकी प्रकृति चित्रण भी है। आचार्यों ने प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण किया है। कवि पंत ने, सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति के क्षण क्षण परिवर्तित तो प्रकृति वेश की चर्चा की है। यही क्षणे क्षणे यन्नवामुपैतिम है, इसी में तदैव रूपम रमणीता है। यही सुंदर है, सुंदर धातु से निष्पन्न सौष्ठव है, सौंदर्य है चंबल में। भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य के मानदंडों में भी साम्य है, वैषम्य है, फिर भी बहुत से उपादान उभयनिष्ठ हैं। काव्य में रूप सौंदर्य की परंपरा पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि भारतीय मेधा ने आदि रूपों में देवत्व का आरोपण किया है। इसीलिए वह कण कण में, पत्ते पत्ते में, पग पग पर दिव्य प्रकृति के निराभृत सौंदर्य का दर्शन कर सकी है। दादा सरस जी के रूप सौंदर्य पर दादा सरस जी प्रकृति, चंबल की माटी प्रकृति का समृद्ध अंचल है। दादा सरस जी विमुग्ध हैं, इसके रूप सौंदर्य पर बलिहार हैं। चंबल का अमृतोपम स्वच्छ पवित्र नीर, उत्ताल तरंगे, जलचर, तट, रेत, कंकड़, कछार, तीर, टीले, गुफा, जीव जंतु, वनस्पति, फसल, मौसम, ऋतु, वार, पर्व, त्योहार, कुछ भी तो कबीर की दृष्टि से अछूता नहीं बचा जिसे प्रकृति चित्रण में जोड़ा न जा सके। हिंदी के तथाकथित जलवादी कवि अधोलिखित हरिगीतिका को बाँचकर अपने काव्य में झांके।
उड़ उड़ चंच दबाकर तिनके बंधु रूह से लाती, घास पत्र कंटक सीखों से लाघर वार सजाती, बहुर बहुर गिरते तृण बीनत चिनत नीड़ में ऐसे, किसी शिल्प जीवे के हाथों सजत निकेतन जैसी। प्रकृति चित्रण अनुपम है, सुखद है, तथ्याधारित है। चौथे सर्ग में ऋतु वर्णन है। हरी भरी शाखाएं गहकर मोड़ा मोड़ी झूलत, बड़े बड़े बूंदा पानी के गिरत में ही सब उलत, चकल गटा मिलकर बंटोरे ही सो लाभ लाते, कांटों में से ढूंढ ककोरा लाए घने रंधवाते। पांचवा सर्ग धरा वैभव का। छठवां सर्ग नारी चित्रण है। यह कितनी प्यारी सुकुमारी है, कितना आकर्षण, भरे सुअंग मार्दव मद से हो स्पर्शित से हरण, लगता विद्युत जैसा झटका सरस सुरसुरी भरती, हृदय धड़कने और बढ़ जाती, लक पीर कसकती। तू देवी आराध्या है, तू वकराल अनंत, बंद नमस्या से भी तू तेरा कहीं न अंत। सरस की नारी विधाता की अनुपम सृष्टि है, सौंदर्य की अधिष्ठात्री है, देवी है, माया है, प्रिया है, अन्नपूर्णा है, जननी है, माता है, साध्वी है, विदुषी है, अबला है, सबला है, अनुवर्तनी है, सहचरी धर्म सहधर्मणी है, अनुसुईया, सती, सावित्री, सीता उसकी आराध्या है। सप्तम सर्ग संस्कृति का सर्ग है। मोटा खाना, चंबल की संस्कृति को इसमें बताया गया है। मोटा खाना, मोटा रहना, पटभू मोटे धारे, बोली खड़ी लगे अति मीठी, फिरते पाँव धारे, लट्ठा की फतोई कोनन नो कसी जांग तक धोती, साफी बंधी भाल पर रहती, साफी बंधी भाल पर रहती, माटी छटा संजोती। संस्कृति का सर्वपक्षी गंभीर और विशद भव्य वर्णन अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। आठवां सर्ग है भक्ति का। भूशलाघ्य गांव कस्बों में पूजा घर मिलते हैं, काली कंठ कहीं बजरंगी धाम निलय खिलते हैं, भैरव नगरे नदी घाट सब भूमियां पूजे जाते, मेड़ खेत खलियान पोखरा पर जन्म माथ नवाते। चंबल माटी का एक और महत्व है। क्षुब्ध क्षुदातुर द्वार पर किसी धरी विरमाए, पर तोसी इस भूमि से खाली पेट न जाए। पांडु से नित पुतत हैं, चौखा चूल्हे घार, गोमय माटी से लिपत, मड़ते वारे द्वार। नौवा सर्ग है शौर्य का। चंबल की माटी वीर भूमि के नाम से जानी जाती है, चौहानों और तोमरों के विग्रह का साक्षी है। यहाँ का जनमानस देश जाति धर्म पर मर मिटने की भावना रही। भारत का पहला सबसे बड़ा संग्राम महाभारत हो, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का युद्ध हो, चंबल के रणबांकुरों की प्रत्यक्ष सक्रिय सहभागिता ने विजयश्री का वर्ण किया है। नारियां भी पुरुषों से वीरता में कम नहीं है। वीरता का एक उदाहरण देखिए, जितने सैनिक सेना में इस माटी ने पहुंचाए, उतने शायद किसी धरा ने लाल नहीं उपजाए। सुनकर के ललकार जनों की भू पर सब डिगते, सुनकर के ललकार जनों की भूधर भू सब डिगते, विप्लव सांस सांस में रहता ज्वालामुखी सुलगते। 10वां सर्ग है पर्वांचल। व्रत पर्व त्योहार तीर्थ आदि के लिए समर्पित सर्ग। 10वां सर्ग पर्वांचल। पर्वों से माटी जुड़ी धरती से सब लोग, समरसता सद्भाव का है विचित्र संयोग। बड़ी बावली होली आवे, जो देखे बौर आवे, प्रौढ़ विदग्धा भी फागुन में सुन देवर मस्तावे। पयस्वनी पृथु जला पराका, ऐसो लगत कछारो, मनो मन सिज से ने आकर के चहुदिस डेरा डालो। 11वां सर्ग है शकुना शकुन। शकुना शकुन। चंबल वासियों के जीवन में शकुन अपशकुन विचार सहज है। धर्म संस्कृति से जुड़ी तेरी अकुलिस जलधार, धर्म संस्कृति से जुड़ी तेरी अकुलिस धार, लोग यहाँ हर काम में करते शकुन विचार। महाकाव्य का अंतिम छंद भरत वाक्य सा बन करके बिगड़ी बात बनाता है। बाएं खर मृगदाहिनी पंडित पोथी साथ, सपने में प्रतिभ दिखे बिगड़ी बनती बात। चंबल की माटी सरीखा महाकाव्य कदाचित ही हिंदी साहित्य जगत में पढ़ने को मिले। यह चंबल क्षेत्र का
भौतिक और आध्यात्मिक महागाथा है, विलक्षण है, अपूर्व है। चंबल परिक्षेत्र के यथार्थ स्वरूप का विराट दर्शन है, लोक पावनी काव्य धारा है। सारे प्रवाद अपवाद कलुष धुल जाते हैं। चंबल के क्षेत्र के वास्तविक स्वरूप और सौंदर्य की आभा यहाँ प्रस्फुटित होती है। दादा सरस जी की वर्षों की अहर्निश काव्य साधना इसमें फलीभूत हुई है। चंबल परिक्षेत्र का साधारण ज्ञान, बहुज्ञता, भक्ति भाव, राष्ट्र प्रेम, जीवन दृष्टि, संस्कृति, संस्कार, कवित्व सभी कुछ ऐसा है जो इस महाकाव्य चंबल की माटी महाकाव्य और कवि को वंदनीय मानने के लिए विवश करता है। जाति जीवन का ऐसा मनोरम काव्याख्यान अभी तक देखने को नहीं आया। चंबल की माटी महाकाव्य अभिधा प्रधान है, लक्षण व्यंजनाएं हैं। 1567 छंदों में रचित चंबल की माटी में महाकाव्य में मात्र 2 छंद, दोहा और हरिगीतिका का प्रयोग है। शब्द संपदा आवश्यक, कवि की उदारता यानी तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दों के साथ आंचलिक शब्दों का तथा यथा स्थान सटीक प्रयोग किया है। शब्दार्थ भी दिए गए हैं। चंबल की माटी में नवरस परिपाक मिलता है, किंतु स्थायी भाव श्रद्धा भक्ति है। अनुप्रास प्रयोग में सिद्धहस्त है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और दृष्टांत भी दादा सरस जी को प्रिय हैं। अभिव्यक्ति सहज है, सरल है, बोधगम्य है। असाधारण महाकाव्य चंबल की माटी क्लासिक महाकाव्य है चंबल की माटी। दादा सरस जी के श्री चरणों को पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति।